पहला विषय आपके पास जो आता है उसको कहते हैं आपके पास क्या, प्राचीन इतिहास। और दूसरा जो आपके पास विषय आता है इसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आपके पास आता है इसको क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास, अर्थात क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्राचीन इतिहास होता है एक ये, और दूसरा आपके पास जो इतिहास होता है, बेटा बात नहीं भैया बिल्कुल, एक आपके पास मध्यकालीन इतिहास, एक आपके पास ये, और तीसरा जो आपके पास इतिहास होता है इसको बोलते हैं आपके पास आधुनिक इतिहास। ठीक है, मोस्ट कितना है, मोस्ट हमेशा कितना होता है, जैसे विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है, लेकिन तीनों में कितना कौन ज्यादा पढ़ना है वो होता क्या है, आपके कंपटीशन के हिसाब से भी फैसला लिया जाता है कि कितना चीज किस में पढ़ाना जरूरी है। तो जो सर्वाधिक प्रश्न आपके पास आए हैं वो आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से। इसमें नहीं कि कोई भी कंपटीशन आप देख लो, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं पूछा जाता है, जैसे विज्ञान में वायु का महत्व होता है, वैसे इसका बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास आपके पास नहीं। इसके बाद अगर प्रश्न आपके पास पूछे गए हैं तो वो प्राचीन इतिहास से पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास से बिल्कुल गिने चुने मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो से ज्यादा नहीं है, एक ही है। ठीक, पुलिस का बता रहा हूं, केवल पुलिस का, तो आपके पास इसमें पूछा गया है आपके पास एक क्वेश्चन बस। ठीक है, या दो मैक्सिमम, और वो भी मध्यकालीन इतिहास। आपके पास सर्वाधिक जो प्रश्न आपके पास आए हैं वो एक ही वंश से आए हैं, उस वंश का नाम है आपके पास कौन सा, मुगल वंश। वंश बहुत है मध्यकालीन इतिहास में, पूरी दिल्ली सल्तनत यहीं पर है। दिल्ली सल्तनत मतलब किस प्रकार से दिल्ली में राज हुआ ये सब हुआ, तो वो आपका यहाँ पर है। लेकिन उन्हीं में वंशों में एक वंश है मुगल वंश। ठीक है, अब आधुनिक इतिहास तो अभी अपन पढ़ेंगे ये चीज। ठीक, तो सबसे पहले पहले मैं इसका थोड़ा थोड़ा परिचय दे दूं। प्राचीन इतिहास का मतलब वह इतिहास जो बहुत पुराने समय पर है। थोड़ा कहानी समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये केवल एक रिवीजन क्लास है, तो तेजी से निकलना है। ये क्लास मत समझिए आपकी हर चीज की कहानी सुना के इसको कवर कराया जाएगा। कहानी सुनाने बैठेंगे, हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाने बैठेंगे तो मध्यकालीन इतिहास ही ले जाएगा कम से कम 10 दिन। पूरा दिल्ली सल्तनत है, फिर उसके बाद उनका आधुनिक की तो बात ही मत करिए। ये स्टार्ट होगा 1858 से, चलेगा 1947 तक। ठीक, तो ये इसकी क्लास होती है कम से कम 12, 15, 20 दिन की, अगर पर्सनल एक घंटा पढ़ाने को बैठो। ठीक, तो आपका ये क्विक रिवीजन है, इस बात को दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि क्विक रिवीजन है, केवल हमको पढ़ना है और निकलना है। ठीक है, चलो तो पहले ऊपर का देख लीजिए। प्राचीन इतिहास वह इतिहास जहां पर किसी प्रकार के स्रोत तो नहीं मिले लिखे हुए, बस ये समझ लीजिए उसके कुछ प्रमाण मिल गए, कोई खुदाई हो गई, कहीं पर कोई पोल मिल गया, कोई स्तंभ मिल गया, ये सब। ठीक, तो इनकी ईयर निश्चित नहीं है, डेट निश्चित नहीं है, इनकी ईयर निश्चित है, वो भी लगभग में कि इतना ईसीवी पूर्व, इतने से इतने के पहले, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है, आप नहीं बता सकते। तो आप क्या, जब किताबों में निश्चित नहीं है तो यहां पर आपको कहानी पढ़नी होती है बौद्ध की, जैन की। ठीक है, और आपके पास वैदिक सभ्यता की, सिंधु सभ्यता सुना होगा, ये सब आपका यही आता है। मौर्य काल सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें फिर सुन लीजिए, आप बोलेंगे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य काल हो गया, ये सब चीज जो हर्ष वंश पढ़ना होता है, गुप्तोत्तर वंश पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ना होता है। फिर आगे बढ़ा मध्यकालीन इतिहास, मतलब और आगे बीच का इतिहास। बीच के इतिहास में क्या हो गई कि अब इंडिया में राजा महाराजा बन गए, यहाँ राजा महाराजा नहीं थे, यहाँ बस एक राजा महाराजा बनना प्रारंभ हुए थे बिल्कुल एंड में, चंद्रगुप्त मौर्य। और ठीक, अब यहाँ पर राजाओं की होड़ लग गई कि इंडिया में शासन हमारा होगा, इंडिया में शासन हमारा होगा, ऐसे ऐसे करके तमाम सल्तनत आ गई। आपके पास कभी गुलाम वंश रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक, फिर इसके बाद आपके पास मान लीजिए आपके पास खिलजी वंश आया, फिर लोधी वंश आया, फिर आपके पास मुगल वंश आया, सैयद वंश आया। तो उन्हीं में एक सबसे पॉपुलर वंश कौन सा हो गया, मुगल, जो मुस्लिमों का वंश था। आपके पास ये चीजें। ठीक, अब जब राजा महाराजाओं से पूरा सब हो गया तो फिर ऐसे इंडिया में विलन आ गए, ये भी विलन थे लेकिन ये राजा महाराजा के रूप में थे, विलन आ गए। वो विलन आ गए आपके पास कौन से, अंग्रेज। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को मार भगाया का मतलब इनको अपने अंडर में कर लिया, इनको अंडर में कर लिया। सभी राजा महाराजा इनकी कहा सुनी मानने लगे। धीमे धीमे अंग्रेजों ने व्यापार करने आए थे और व्यापार के नाम पे देश में ऐसी लुटंग मचाई कि पूरे के पूरे देश को जब इकोनॉमी अपने अंडर पे कर ली, पैसा अपने अंडर पे कर लिया, तो जब जिसके पास पैसा होता पावर उसी के पास चली जाती है अधिकांशता। ठीक, तो पूरी पावर अंग्रेजों के पास आती है, पूरे देश को गुलाम कर लिया और गुलाम बना के रखा आपके पास कहां तक,
1947 तक। 47 के बाद देश को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद फिर अपना देश बना, फिर अपने देश का नाम रखा गया। नाम तो पहले भी था पर फिर नाम ऑफिशियल रखा गया भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और उसके बाद संविधान का टॉपिक स्टार्ट होता है कि संविधान कैसे बना, कितने महीने में बना और किस प्रकार से हमारा संविधान चल रहा है। और सब कुछ आज भली भांति 2024 लग चुका है। अब तक इंडिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, ना आगे होने की गुंजाइश है, क्योंकि भारत एक कैसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब खुद के ऊपर खुद का शासन, अब किसी का शासन नहीं। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल एक थीम दी है बस मैंने, किसकी, तीनों इतिहासों की। आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको पढ़ना है आज मध्यकालीन इतिहास। सबसे छोटा वाला पहले इतिहास समाप्त करें, है बहुत बड़ा। और केवल पढ़ना है आपको मुगल वंश में, फिर लिख दूंगा आपको अच्छे से, केवल और केवल मुगल वंश। ठीक है, अब मुगल वंश में अब शुरू करते हैं कहानी। केवल मैं पहले समझा दूं फिर से एक बार, क्लास नहीं है क्योंकि रिवीजन है तो तेजी से निकलना है। ये बिल्कुल अपेक्षा हमसे ना करें कि सभी राजाओं के बारे में फुल डिटेल बताइए, उनका जन्म से लेकर पूरी मृत्यु तक कहानी सुनाइए और उनके युद्ध सुनाइए। ठीक है, ये सब सुनना है 18 फरवरी के बाद मिलिएगा, बिल्कुल क्रम से चलेगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि रिवीजन है तो इसको पूरा समाप्त कराना है। ठीक है, चलिए तो पहले अब मुगल वंश स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। इसको पूरा निपटाना है, अच्छा 1 घंटा लग जाए, अच्छा 1.5 घंटा पूरा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए कल अपना नहीं है क्योंकि वो ले जाएगा 4-5 दिन उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कराने में। फिर 1 दिन ये, फिर इतिहास समाप्त होगी, फिर भूगोल नदी सबसे मेन टॉपिक आपका। ठीक है, संविधान हो चुका है, विज्ञान हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर आपका 26 तारीख के बाद जैसी समय मिलेगा ये करा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी, सब करा देंगे। ठीक है, चलिए अब मुगल वंश कहां से, ध्यान से आप सुनिए। मुगल वंश की जो कहानी आपके पास शुरुआत मानी जाती है, ये आपके पास जो कहानी आपके पास शुरू होती है, ये होती है आपके पास 1500 यहाँ से थोड़ा सा, हाँ 26 से, जी बिल्कुल 1700 आपके पास कहां तक, 7 तक। ठीक है, ऐसे कि और जो एक्चुअली कहानी शुरू होती है तो वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो कहानी आपके पास प्रारंभ होती है 1800 आपके पास 57 तक, जब तक आपके पास रानी लक्ष्मीबाई वाली क्या नहीं हो जाती है, क्रांति। याद करो संविधान का पहला चैप्टर, जब मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट अधिनियम पढ़ा रहा था, थोड़ा दिमाग को घुमाते जाना, तो मैंने वहां पर एक हेडिंग लगाई थी भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम मैंने कहा था 1858 ताज का शासन चला, और ताज का शासन ने 2 चीज निरस्त कर दी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और क्या आपके पास वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद फिर आपके इंडिया में गवर्नर जनरल नहीं बनते थे, क्या बनते थे, सीधे वायसराय। तो ये यहीं तक है, और जैसे 1857 होगा तो तुम्हारा क्या चालू हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब मुगल वंश ने बहुत लंबा शासन किया, बहुत बड़ा, लेकिन मेन शासन सबने नहीं किया था, कुछ राजाओं ने किया था। और ऐसा होता है घर जैसी कहानी, अभी छोटी मोटी स्टार्टिंग करता हूं बिल्कुल अच्छे से, कि घर में अगर एक आदमी बहुत मेहनत करके चला जाए तो उसकी 1-2 पीढ़ी तो उसकी व्यक्ति की मेहनत में ही खा लेता है और उसका घर का परिवार का नाम हो जाता है। ठीक, जैसे आप अभी देखते हैं कि किसी परिवार का नाम था, आप कहते अरे भाई उनकी बात ना करो, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर उनके बेटे की बेटी कुछ ना कर पाए तो वो बड़े आदमी रहेंगे मुश्किल से 2 पीढ़ी तक। 2 पीढ़ी के बाद अगर बेटों या उनके बेटों ने कुछ नहीं किया तो उनकी सत्ता ढह जाएगी, फिर और कोई बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी प्रकार से सभी बड़े आदमी नहीं होते हैं, कुछ राजाओं ने बहुत मेहनत करी होगी और वो राजाएं का शासन की वजह से ये इतना टिक गया। तो वो राजा कौन थे, देखिए जो राजाओं ने मेहनत करी, प्रमुख राजा थे, इनका कार्यकाल शुरू होता 1526 से आपके पास 1707 तक। ठीक है, फिर लेकिन 100 साल 1707 से लगभग 150 साल, 100 साल, 140 साल ये इनके रद्दी मद्दी राजा है, बिल्कुल 2 कौड़ी के राजा। ठीक है, लेकिन इतना पिताजी, पूर्वज, दादा, दादा, परदादा इतना रख के चले गए थे कि भाई इनको किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं रही, काम चलता रहा। अंग्रेज इतना डरे सहमे थे इन लोगों से कि किसी की मजाल नहीं हुई अंग्रेजों की 1707 तक इनको आंख उठाकर देखने, इनके राजाओं को। ठीक है, और वरना अंग्रेज तो आ गए थे 1600 में। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चालू हो गया था। याद करिए जब मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट लिखाया था 1773 से चालू हुआ था, किसी की मजाल नहीं अंग्रेज की कि 1700-1600 में आ गए तो रेगुलेटिंग एक्ट रख दे, क्योंकि भैया मुगल वंश में एक से खतरनाक शासक आपके पास हुए, उनकी हिम्मत पड़ी 1707 के बाद। अच्छा, इसका मतलब है सबरा मेन कार्यकाल इन्हीं राजाओं के बीच में है। अब राजाओं के नाम पता होने चाहिए, वो भैया दमदार व्यक्ति कौन थे, तो आप बोलेंगे वो व्यक्ति आपके पास प्रथम, ध्यान से बिल्कुल कहानी वाइज, बाबर। प्रथम नंबर व्यक्ति कौन सा, बाबर, किन्हें पता होना चाहिए। बाबर के बाद आपके पास इनकी अगला बच्चा हुआ जिसका नाम था
हुमायूं। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस बाबर इतना बढ़ा के चला गया था कि इनका नाम चलता रहा, भी देखेंगे आगे। हुमायूं के बाद भाई इसका बेटा हुआ, ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा, नाम कर दिया। ये वही राजा है जो पूरे के पूरे भारत का आज भी राजा माना जाता है। मुस्लिम था, मुगल वंश का था, इंडियन नहीं था, लेकिन आज भी भारत इसको सम्मान देता है अकबर को, ठीक है, आज भी। मतलब इस राजा में कुछ खासियत रही होगी, ठीक। इसके बाद अकबर के बाद अगला राजा आपके पास आया, जिसका नाम आपके पास क्या है, जहांगीर, ठीक है बेटा जी। और जहांगीर के बाद आपके पास इनका बच्चा हुआ, इनका बच्चा आपके पास हुआ, जिसका नाम आपके पास क्या था, शाहजहां। क्या बोलेंगे आपके पास, शाहजहां। शाहजहां के बाद इनका आगे लड़के के हुए, उन्हीं में एक राजा जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, औरंगजेब। ये वही औरंगजेब है जिन्होंने राम मंदिर ये सब जो आज बन के बैठा है, ये महान होते जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ा था, ठीक है, आपके पास और इस्लाम धर्म पर मस्जिद निर्माण किया था, ये थे औरंगजेब, ठीक। इतना सुनना है कहानी बाबर से लेके कहां तक की, औरंगजेब की। और तुम्हारा ये ईयर लग जाएगा। अब जब ईयर लग जाएगा तो एक दिशा निर्देश होना चाहिए कि कौन कौन सा आपके पास ईयर की आपके पास कहानी आपके पास आती है, ठीक है, ध्यान समझेंगे। बाबर की जो कहानी आपके पास प्रारंभ होती है, ये होती है 1526 से आपके पास 30, केवल ऊपर देखना। भी मैंने क्या बोला, मात्र 1-2 क्वेश्चन, बस 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन भी आपकी 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास से कवर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हुमायूं आए, हुमायूं आपके पास आए, इन्होंने शासन किया 1530 से लेके आपके पास 1555 तक। फिर अकबर आए, इन्होंने शासन किया 1555 से आपके पास 56 से लेके आपके पास 1600 आपके पास 5 तक, वेरी गुड। फिर आपके पास जहांगीर आए, इन्होंने शासन किया 1605 से लेके 1600 आपके पास कहां तक, 27 तक। फिर आपके पास शासन आए, आपके पास 1600 आपके पास 28 से लेके, इन्होंने या 27 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 27 से लेके उन्होंने शासन किया 1658 तक। यहां से आपके पास शासन बदला 1600 आपके पास 59 से लेके 1700 आपके पास 7 तक, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नोट्स इसका आप खुद बनाइएगा, इसका आप घर पे पहले आप पूरी क्लास, हाँ, क्योंकि बड़ा कम लिखना है, एक आपको ये लिखना है, ऐसे करके आपको, ठीक है, YouTube में पूरी वीडियो मिल जाएगी, 1-1.5 पेज में आप उसको लिख लीजिएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। आपको ऐसे नोट कर लिए, फिर अगला वाला एक राजा का नोट कर लेंगे, ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पूरा नोट देंगे, ठीक। इतना पहले आप दिमाग में सेट करेंगे, आपने हाँ इतना तो चलो कुछ तो याद होगा। कोई आपके पास बाबर के बाद क्या, हुमायूं के बाद क्या, अकबर के बाद क्या, जहांगीर के बाद शाहजहां, और आपके पास क्या, औरंगजेब। इतना अगर तुमने पढ़ लिया, मुगल वंश से मध्यकालीन इतिहास में तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर उसमें इतना बात का विश्वास, ठीक है। चलिए भैया अब कहानी शुरू करते हैं एक बंदा की, एक व्यक्ति की, इनकी एक व्यक्ति की। पहले अपन ये 3 पढ़ेंगे, फिर अगली ही किस्त में आज ही तुरंत 3 आपके पास नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को साफ राइटिंग में लिख रहा हूं कि आप घर पे जाकर इसको लिख सके, ठीक। चलिए आपके पास प्रारंभ करते हैं, यहां से प्रारंभ कर लेते हैं। पहले नंबर पे आपके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम था आपके पास बाबर। ईयर तुरंत याद रखेंगे, ईयर बोलेंगे 1526 से लेके 1500 आपके पास 30। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए बाबर की, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। बस आपके पास ये देखिए, ये आपके पास भारत है, अभी भी है, रहेगा, हमेशा रहेगा, भारत है। भारत आपके पास जब प्राचीन समय में ये पाकिस्तान कुछ नहीं था, तो ये पूरा भारत की सीमा लगती थी अफगानिस्तान तक, बहुत बड़ा भारत था, बहुत बड़ा। और भारत के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये एरिया पड़ेगा काबुल। मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि समझ आना बर्बादी होगा, थोड़ा समझ जाना। काबुल ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का ये है जो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, वो केवल कहानी है। काबुल के आगे आपके पास ईरान, इराक ये पड़ता है, UAE संयुक्त अरब अमीरत, और यहाँ पर आपको एक देश पड़ता है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम है आपके पास फरगना, ठीक है, आपके पास। अब सुनो कहानी क्या है। फरगना में एक राजा था, राजा का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक, उमर शेख आपके पास मिर्जा, ये राजा था। राजा के 2 बच्चे हुए, ठीक है, एक बच्चे का नाम था बाबर। राजा की मृत्यु हो गई, ठीक है, राजा की मृत्यु हो गई तो बाबर का जन्म हुआ 1483 में, ठीक है। इनका जो जन्म देखते जाओ, इसलिए बिल्कुल साफ राइटिंग में लिख रहा हूं, अच्छे से। आप केवल बस तन मन धन यहां रख दो पूरी कहानी सुनने के लिए। आपने कहा जन्म हुआ 1483 में, और 1483 के बाद आपके पास तारीख है 1414 आपके पास फरवरी। तारीख बहुत इंटरेस्टिंग याद हो जाएगी, वैलेंटाइन डे का दिन है आपके पास 14 फरवरी, याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, ठीक है ना, यहां से आएगा जन्म हुआ 1483 में। और इनकी जो आपके पास मृत्यु हो गई बाबर के, इसके पिता की, ये मृत्यु हो गई आपके पास 1400 आपके पास 85 के आसपास।
1485 नहीं सॉरी 95 के आपके पास आसपास। अब बाबर था 12 साल का, 1483 में जन्म हुआ और पिताजी में हो गए 95 में, तो 12 साल जो। अब 12 साल का लड़का आप समझ रहे हैं ना कितना होता है। यही हम बोल रहा था आपको कि मैं पूरी कहानी नहीं सुना पाऊंगा, अगर एक एक की कहानी सुनाऊंगा तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सबकी, एक एक की अपने में 3 अंदाजा रही है सिर्फ, और कैसे बेचारे पनपी, कैसे विकास हुआ, कौन कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन इतना समय नहीं यहाँ पर हमारे पास, ठीक। तो बाबर क्या बेचारा 12 साल का लड़का, अब 12 वर्ष का बेचारा आपके पास लड़का, पिता नहीं रहे, पिता इनकी नहीं रहे तो अब इनको बनना था राजा। अब 12 साल आप सोचो कितना छोटा बच्चा होता है, मुश्किल से आपके पास कक्षा 6-7-8 में पढ़ रहा होता है 12 साल का बच्चा, ठीक है। तो 12 साल के बच्चे को तुम ये कह दो पूरा पूरा राजगद्दी संभाल लो, भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ अभी तो आप हमको कोई कहती कि पिताजी किसी कारण से अभी असमर्थ है और ये घर का पूरा आज से खर्चा वर्चा आपको देखना हिल जाए आपको, जो कि उम्र आपको हमकी 12 साल से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है 12 साल का लड़का, भाई कोई बात नहीं। बाबर ने हिम्मत नहीं हारी, बाबर बैठ गया सिंहासन में, सिंहासन बैठ गया। लेकिन जैसा हर घर में होता है वैसे यहाँ हुआ। बाबर के चाचा नहीं चाहते थे कि बाबर बैठे, चाचा चाहते थे मैं बैठूंगा गद्दी में। बाबर कैसे बैठ लेगा 12 साल का लड़का, चाचा ने इसको मार भगाया, चाचा ने मार भगाया, मारा नहीं मतलब मार भगाया, उतार दिया गद्दी से। बाबर बेचारे पैदल हो गए, मतलब सिंहासन सब छिन गया बाबर का। अब चाचा ने कहा यहाँ पूरे फरगना में और पूरे उज्बेकिस्तान में दिख मत जाना बाबर, अगर तुम दिख गए तो तुमको मैं मार दूंगा। अब बाबर बेचारा 12 साल का लड़का, तुम सोचो जरा उसके पे दया करो, 12 साल का लड़का बेचारा, अभी उसके पिता खत्म हो गए, तुमने उसको गद्दी से उतार दिया और उसको कुछ नहीं, और उसको तुमने कह दिया भाग यहां से, भाग जा सिंहासन छोड़ के पूरा आपके पास। क्योंकि पहले राजाओं को ये लगता था कि पहले ये नियम चलता था कि अगर पिता नहीं है तो उसका बेटा राजा बनेगा। अब बेटा जब वहां दिखता रहेगा तो जनता में विद्रोह हो सकता है। बाबर को भगा दिया, बाबर बेचारा भागता भागता जैसे तैसे इसने अपना समय काटा। लगी आपके पास 1504, ठीक है, 1500 आपके पास 4 समय जोड़ लो, आपके पास 1400 आपके पास 95 में, 1483 में जन्म हुआ, 1495 में ये बेचारा 12 साल की उम्र था, लगभग आपके पास मान लो 8-9 साल, ठीक है, 8-9 साल बाद 12 और 8-9 साल और जोड़ लो तो 20-21 साल का हो गया बाबर। भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा, लड़का बताओ 8 साल भटका, छोटा बचपन हो गया, कितनी गुस्सा होगी उस आदमी के अंदर, ठीक है, कितना उसको द्वंद होगा अपने पिता के ऊपर, ठीक है, कि पिता नहीं है, बताओ चाचा ने मेरे साथ कितना गलत किया। लेकिन क्या करता, मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। बाबर ने क्या किया, जब 20-21 साल का हुआ, छोटी सी टुकड़ी बनाई, छोटी सी, ठीक है, छोटी सी टुकड़ी बनाई और यहीं पर एक एरिया पड़ता है काबुल, काबुल को क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है, इंडिया नहीं आया अभी, काबुल को क्या कर लिया, जीत लिया काबुल को। अब बाबर को रहने का स्थान मिल गया, बाबर ने कहा चलो इतनी छोटा हमारा एरिया है, ये यहाँ से हम अपने यहाँ के राजा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाबर को कहते हैं ऐसे कि बाबर एक बार अपने साम्राज्य में जा रहा था तो उसको एक बूढ़ी दादी मिली और उस बूढ़ी दादी से बाबर ने मतलब बातचीत हुई, तो बूढ़ी दादी को बाबर ने अपनी कहानी सुनाई, हमारे साथ बहुत गलत हुआ दादी, क्या बताएं, ठीक है, हम तो खुद दादी 20 साल भटकते रहे, आज जाके छोटा सा एरिया पाए, आज भी हमारा फरगना मेरे पिताजी का एरिया मेरा नहीं है, मेरे चाचा ने सब हथिया लिया, क्या करें, ठीक है। बूढ़ी दादी ने कहा बाबर तुम फालतू परेशान हो, इससे ज्यादा पैसा तो तुम थोड़ा आगे चले जाओ, आगे मतलब ये वाला एरिया, इससे ज्यादा पैसा, इतना पैसा है वहां पर कि अगर तुम वहां पर गद्दी संभाल लिए ना भारत में तो समझ लो माला माल हो जाओगे। अब बाबर बैठा था भूखा, बाबर को चाहिए तो गद्दी, और बाबर को बदला लेना था अपने किससे, चाचा से, बाबर को चाहिए तो गद्दी, बाबर को लगा काबुल भर से मेरा कुछ ना होगा, मुझे चाहिए पावर। अब लेकिन भारत में जाएगा कैसे, दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा उसकी जानकारी होनी चाहिए कि दुश्मन के पास क्या है क्या नहीं। और यहाँ बाबर को सैदी दी दौलत खान है, यहाँ आपके पास एक राजा था जिसका नाम था दौलत खान। दौलत खान भारत के एक वंश के एक राजा से चढ़ता था, उसका नाम था आपके पास इब्राहिम लोदी, इब्राहिम आपके पास लोदी। दौलत खान इंडिया बर्बाद हुआ अपनी में, भारत के राजा इतने सक्षम थे ना, इतने सक्षम, अभी जब आधुनिक इतिहास क्या समय कहानी सुनाने का समय नहीं है, इतना था आपके पास कि इंडिया में की तरफ कोई आंख उठा नहीं सकता। लेकिन इंडिया में क्या था ना, इंडिया नाम की चिड़िया नहीं थी, रानी लक्ष्मीबाई मर रही थी, ग्वालियर वाले राजा को मतलब नहीं था। आपके पास जालमबाई राजा ने बस थोड़ी बड़ी हेल्प कर दी, कालपी के राजा ने जाओ भैया रानी तुम समझो, ओरछा का राजा को रत्ती बार फर्क नहीं पड़ा कि 9 किलोमीटर दूर हमारी रानी को ऐसा किया जा रहा, उनका किला छुड़ाया जा रहा। इसी प्रकार से कानपुर में, इसी प्रकार बेगम हजरत महल लखनऊ में, इसी प्रकार सब जगह एरिया के राजाओं को अंग्रेज सता रहे थे, लेकिन बगल वाले राजा को रत्ती बांध राजा को मतलब था। उस समय इंडिया में लगभग 550 के आसपास राजा थे, इतने राजा थे, मतलब 552 राज्य,
ठीक है। तो उनको बगल वाले समझो, उनको सबको लगता है मालूम दो अपना देख रहा हो बस, ठीक है। इंडिया नाम की चीज नहीं थी। जब एकता आई, जब गांधी आए, तब एकता आई इंडिया में, तब एकता आई, तब लोगों को लगा अंग्रेजों को भगाओ, तब अंग्रेज भागे 47 में, तब भी उन्होंने 3 साल राज कर लिया था, ऐसे यहां तक। अब इब्राहिम लोदी को इंडिया में पावरफुल था, इब्राहिम लोदी इंडिया में पावरफुल था, तो दौलत खान इससे चढ़ता था, दौलत खान से चढ़ता था। तो दौलत खान ने क्या किया, एक पत्र लिख दिया बाबर को, और पत्र दिया बाबर को कहा बाबर अगर आप भारत आ जाओ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, इसको हरा दो। इब्राहिम लोदी को, बाबर को तो मौका चाहिए था, ठीक है। बाबर ने कहा मेरी मदद करिएगा, दौलत खान पूरी मदद करेंगे, मुझे क्या मिलेगा। दौलत खान ने कहा, बाबर ने कहा तुम्हें क्या मिलेगा, हम इतना पैसे से जो होगा ले लेंगे, और जो देखेंगे तुमको, बाकी तुम संभाल लेना, करती हमको क्या लेना देना। बाबर को तो भूखा था, खुद को चाहिए था। उसने कहा हाँ, बाबर आ गए, बाबर आ गए आपके पास, कहां, भारत। और ऐसे आए कि गए नहीं, अब गए नहीं, और यहां तक पूरा का पूरा इंडिया का तहस नहस कर दिया आपके पास। ये सोचो कि भारतीय के शासक ने बुलाया था। चलिए अब शुरू करते हैं आपके पास कहानी, अब अच्छे समझिएगा। ये आपको कुछ नहीं लिखना है, याद रखें, आपको लिखना है केवल इतना। अब बाबर आए 4 साल, ठीक है। 1526, 1527, 1528, 1529। बाबर ने लगातार युद्ध किए इंडिया में, लगातार युद्ध। पहला युद्ध बहुत पॉपुलर, जिसका नाम था आपके पास कौन सा, पानीपत का युद्ध। दूसरा युद्ध जिसका नाम था आपके पास कौन सा, खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध जिसका नाम क्या था, चंदेरी का युद्ध। चौथा युद्ध जिसका आपके पास नाम क्या था, घाघरा का युद्ध, ठीक है। कितने युद्ध किए, 4। फैक्ट है, अब फैक्ट याद रखते चलना। पानीपत 1526, खानवा 1527, 1528 चंदेरी, और 1529 आपके पास कौन, घाघरा का, ठीक है। इनका पूछ लेता है किससे लड़ा, ये भी पूछ लेता है। तो आपको बोलना है पानीपत लड़ा था, जो जिसके लिए बुलाया गया था, तो आप बोलेंगे क्या, इब्राहिम। बेटा जी समझ जाना ध्यान से, बाकी आप वीडियो को पीछे करके देखना अगर आपको लग जाए कि भूल रहे हैं। इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास खानवा का युद्ध आपके पास किससे लड़ा, ये लड़ा आपके ऊपर राणा सांगा से। इन्होंने भी बुलाया था, इन्होंने भी बहुत मदद करी थी राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप के ये सब उनके वंशज, ठीक है। आ जाओ बाबर, आ जाओ बाबर, इनको हरा दो, इनको हरा दो। बाबर ने उनको तो हरा दिया, कसम बेटा इनको, राणा सांगा को। अच्छा बेटा, अब कभी राणा सांगा सबको क्या लग रहा था, राणा सांगा दौलत खान को आएगा, मारेगा इब्राहिम को, पैसे से लेगा और निकल जाएगा काबुल, क्योंकि ये हमारे देश का आदमी नहीं है, ठीक है। बाबर आया, मारा सबको। बाबर ने जब पैसे से देखा, उसने कहा इतना बड़ा भारत, काबुल में इतना, मैं पूरे भारत का राजा बनूंगा। दादी ने सही बताया था, बूढ़ी दाई ने, कितना पैसा। बाबर ने कहा अब न जाऊंगा, अब न जाऊंगा। अब इनको सब पका गए, इनको लगा भैया अब पका रहे, और बाबर के पास थी तोप है, ठीक है। बाबर तोप लेके आया था, तो ये पहली बार इंडिया में ये तो तोप से हुआ था। ये सब तो तोप देख रहे थे, ये कौन सी जादू है, ऐसा निकला भम, 5-10 उड़ गए। जी सबका जी बेचारे अपनी तीर धनुष लिए, तलवार लिए खड़े, वो आया भम, ठीक है, खत्म। राणा सांगा को लगा और अब तो गड़बड़ हो गया, अब राणा सांगा खिलाफ हो गए। बाबर ने कहा अच्छा अब हमारा बुराई हो गई, हमारी बुराई कर रहे, इनको समेट दिया, ठीक है। अगला चंदेरी में एक राजा था, इनका नाम था आपके पास मेदिनी राय। लोग सुन के चलिए जाइएगा, उसमें सब है, लिख भी रहा हूं साफ साफ। मेदिनी राय, चंदेरी से युद्ध हुआ, इनको हरा दिया। नेक्स्ट आपके पास अगला युद्ध किया अफगानों से, इनको आपके पास हरा दिया। मतलब मैं आपसे कहूं, कोई आपसे पूछे इन सब युद्धों का विजेता कौन रहा, तो आपको बोलना है इन सब युद्धों का केवल और केवल और केवल एक ही आदमी विजय रहा, जिसका नाम क्या, बाबर। इसी बाबर के बारे में कहावत आती है बहुत तगड़ी, पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा, घर चला गया। यार मैं ये सलाह नहीं दूंगा, ये सब मत याद किया करो, ये ट्रिक होती है फालतू का कहानी, ठीक है। आप कहानी याद किया करो। पानी जैसे बोलते थे, पानी से पानी पिया, किरण से खाना खाया, चंदेरी से चांद को देखा, घर से घर गया और मर गया, ठीक है। 1529 में ये पूरा जीत लिया बाबर, यूं जीत लिया बाबर, हिल गया इंडिया में लगने लगा भले ये कौन व्यक्ति आ गया ऐसा। लेकिन बाबर की किस्मत खराब थी। 1500 आपके पास 30 लगा, और 1530 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु, ठीक है। अब बाबर की इतनी जानकारी मिली कहां से, तो बाबर ने किताब लिखी थी। उस किताब का अगला क्वेश्चन, बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था आपके पास क्या, बाबर नामा। तो कोई पूछे ये क्या है, तो बोलिएगा आत्मकथा। कोई पूछे इसके लेखक बताओ, तो लेखक आपके पास कौन बोलोगे, बाबर, ठीक है, ओके बेटा। लेकिन बाबर ने ये किताब लिखी थी आपके पास किसमें, ये लिखी थी तुर्की में।
तुर्की में। तो एक क्वेश्चन आपके पास और आ जाता है कि इस किताब का फारसी में अनुवाद किसने किया था, इस व्यक्ति के नाम याद रखिएगा। ये सब मैं प्रश्न ये बता रहा हूं आपको, अपने मन से कहानी नहीं सुना रहा हूं कि चलो जो जितना मुझे याद बता, जितना तुमसे पूछा जाएगा उतना सुन लो बस, ठीक है। बाबर ने अपनी किताब लिखी, पूछे कोई तुमसे बाबरनामा, कोई पूछे बाबरनामा के लेखक बताओ बाबर, कोई पूछे बाबरनामा बाबर की आत्मकथा बताओ बाबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो आंसर बोलिएगा कौन सा, तुर्की। अगला क्वेश्चन पूछा बाबरनामा की किताब को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बाबरनामा की किताब का फारसी में अनुवाद किया था, बिल्कुल आप बोलेंगे अब्दुल रहीम खाने खान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कुछ बच्चों को याद है। अब्दुल रहीम खाने इस किताब का क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, और किस में लिखा था, फारसी में। बस खत्म बाबर। इसके लिए हाँ एक चीज और बाबर में, एक चीज आपके पास बाबर में ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए बाबर जब आपके पास मरा, देखो मैं बेमतलब के क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, ये जन्म मरण हटा दे रहा हूँ, आपके पास 12 वर्ष का ये भी सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है, काल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना आपके पास ध्यान रखेंगे जी। ओके, बाकी मैंने समझा दिया पूरी। अगला क्वेश्चन आपके पास एक ही आता है, ये बाबर है, बाबर के बारे में लिखा है इतना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है बाबर जब मरा तो बाबर को दफनाया कहाँ गया, ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास दफनाया क्या है तो बोलिएगा बाबर की मृत्यु होने के बाद जो बाबर को दफनाया गया, गुम्मद बोलते हैं उसको, दफनाया गया, या तुमसे पूछे गुम्मद इंग्लिश में टॉम, ठीक है, तो आपके पास गुम्मद पर याद रखना। तो गुम्मद जो आपके पास इनको दफनाया गया था, ये दफनाया गया था आगरा में, क्योंकि भारतीय मर गया था। अब इसकी पत्नी को पता चला कि बाबर की मृत्यु भारत में हो गई। जीत तो उसने बहुत कुछ लिया, लेकिन मृत्यु, पत्नी ने कहा मैं अपने पति की बॉडी यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, भारत में अपने एरिया ले जाऊंगी जहां से आया था बाबर, ठीक है। कहां से आया था, काबुल से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, वह राजा मुगल वंश का, वह राजा जिसकी बॉडी को भारत में दफनाया गया था, लेकिन उसकी पत्नी भारत से ले जाके वापस काबुल ले गई थी, तो आपके पास इसकी बॉडी को वापस कहां ले जाया गया, ट्रांसफर करके काबुल, दफनाया गुम्मद, इतना याद रखेंगे, खत्म बाबर, ठीक है, इतनी पढ़ना बाबर में। अब आइए आपके पास हुमायूं, यहां लिखता हूं आपके पास, उस लिखता हूं हुमायूं, ध्यान सुनिए हुमायूं की कहानी, आपके पास हुमायूं, ठीक है। चलिए बेटा जी, ओके रेडी। अब दिमाग को थोड़ा बैलेंस रखो, बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना बस आराम से, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, किताब पूछे, बाबरनामा, ट्रांसलेट पूछे तो बता देना फारसी में अब्दुल रहीम ने, और खुद किसने लिखी थी बाबरनामा, बाबर ने, भाषा पूछे तुर्की, आत्मकथा पूछे बाबर का गुम्मद पूछे तो बता देना आगरा, बाद में कहाँ ले जाया गया, काबुल, कौन ले गई थी तो बता देना ये इनकी पत्नी ले गई थी इनकी बॉडी को, ठीक है, बस खत्म। चलिए आइए हुमायूं भैया, हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा, अरे एक क्वेश्चन मैंने छूट गया, ये यहाँ पर मैंने एक चीज तो बताई नहीं, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, मुगल वंश में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, थोड़ा ध्यान समझना, सबसे कम समय तक शासन किसका रहा था, बाबर का, कितना, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश में सर्वाधिक समय का शासन किसने किया, ढूंढ के बताओ कौन है सर्वाधिक समय तक, देखो खुद से देखो, फिर मैं बताता हूँ। आप बोलोगे सर्वाधिक समय का शासन 2 लोगों ने किया था, एक इसने और एक इसने, औरंगजेब ने, देख लो कम से कम इनके हैं 49 वर्ष मैक्सिमम शासन इन्होंने, ये मौके बिल्कुल मुखातर याद रखे कीजिए। कोई बोले सर्वाधिक शासन अकबर ने, औरंगजेब ने, सबसे कम शासन बाबर ने। अब आपको ये लगे भाई साहब प्रश्न आ गया दोनों का, दोनों नहीं आते, अगर कम पूछेगा तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आपके पास ज्यादा पूछेगा या तो अकबर विकल्प देगा या औरंगजेब देगा, दोनों का भी नहीं देगा, या तो अकबर दे देगा या आपके पास कौन देगा, औरंगजेब, ठीक है। चलिए आइए हुमायूं में, अब कोई पूछे हुमायूं का कार्यकाल, ठीक है, पेन बता देता हूं, अब ग्रीन पेन से लिखेंगे हुमायूं का कार्यकाल, आप बोलेंगे हुमायूं का कार्यकाल अभी हमने पढ़ा था 1530 से लेके 1555 तक, लेकिन अब इसको आप अपन पढ़ना है ना, इसको 2 भाग में पढ़ेंगे, एक 1530 से 1540 और एक आपके पास पढ़ेंगे 1550 से लेके 1500 आपके पास कहां तक, 55 तक, ठीक है। ऐसा का है, चलिए उसका राज उसकी कहानी में छुपा है, ठीक है। चलिए हुमायूं, पहला क्वेश्चन, हुमायूं के कितने बेटे थे, तो आप बोलेंगे हुमायूं के बेटे आपके पास कितने थे, 3 थे, ठीक है। पुत्र बेटा जी, पुत्र लिख रहा हूं इनकी हुमायूं की 3, बोलेंगे 3 पुत्र थे, यहां लिख रहा हूं, एक का नाम था आपके पास कामरन, ठीक है बेटा जी, कामरन, ठीक है। दूसरे का नाम था आपके पास हिंदल, याद रखेंगे,
और एक का नाम था आपके पास अस्करी। बस काम कुछ नहीं आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कि कामरान, हिंदल और अस्करी किसके बच्चे थे? तो आंसर बोलेंगे आपके पास किसके? हुमायूं के आपके पास बेटे थे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे बढ़िया से। अगला क्वेश्चन पूछता है हुमायूं की पत्नी का नाम बताओ। हुमायूं की पत्नी का नाम, तो यहाँ पर बोलेंगे आपके पास पत्नी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हुमायूं की पत्नी का नाम आप बोलेंगे हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आता है हुमायूं की बहन का नाम बताओ। बहन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहन ने पूरी हुमायूं के बारे में किताब लिखी थी। ठीक है, तब किताब के बारे में जानकारी मिली। तो बोलेंगे यहाँ पर इनकी एक बहन थी, बहन का नाम था आपके पास कौन सा? गुलबदन आपके पास बेगम। और गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी थी, किताब यही लिख दे रहा हूँ, बुक लिख दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इस किताब का नाम आपके पास क्या था? हुमायूं आपके पास क्या नाम, इतना याद रखेंगे। ठीक है, पुत्र पूछे, अब थोड़ा सा बेटा, पुत्र पूछे कामरान, हिंदल, अस्करी, चलो चलो कुछ तो याद हो गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं के बारे में जानकारी है, हुमायूं की किताब। तो आंसर बोलेंगे क्या? हुमायूंनामा। और अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन पता क्या हो जाता है, पूछेगा हुमायूंनामा किसने लिखी? तो रटरटी होता है, बाबरनामा बाबर ने, हुमायूंनामा हुमायूं ने। याद रखेंगे, हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी, उसकी किसने लिखी? बहन ने लिखी। बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। तो आप बोलेंगे हुमायूंनामा की आत्मकथा थी, ये उसकी कथा थी, लेकिन लेखक आपके पास ये थी गुलबदन बेगम। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो। आए हुमायूं, छोटा बच्चा, बाबर बेचारे 4 साल राज किया बाबर, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस मेरी बात समझना, जैसे बहुत अच्छा यंग था, बहुत पावरफुल था बाबर, ठीक है, डरता नहीं था, पर सब हिला बना था। बाबर को 4-5 साल मिल जाती तो बाबर अपनी सीना बना लेता, अपनी किला बना लेता, सब कर लेता। हुमायूं बेचारा अब पड़ गया अकेला, अब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब क्या करता है हुमायूं? हुमायूं का पहला काम 1531, सबसे असफल राजा था ये पूरे मुगल वंश का। सुन लीजिए, एक युद्ध हुआ आपके पास जिसका नाम था आपके पास द्योरा का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे, सब बताऊंगा भी क्या है। ठीक है, 1531 के बाद आपके पास लगा 1500 आपके पास 33, हुमायूं ने, रुक तो जाओ आप थोड़ा सा, द्योरा का युद्ध। फिर 1533 में हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनाई। इस बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइब्रेरी का नाम क्या था? दीन पनाह पुस्तकालय। ये कहां पर बनाई? आपके पास दिल्ली में ये लाइब्रेरी बनाई। थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक था, पढ़ता रहता था। ठीक है, 1539 में एक युद्ध और हुआ जिसका नाम था आपके पास चौसा का युद्ध। चौसा का आपके पास युद्ध। और 1540 में एक युद्ध और हुआ जिस युद्ध का नाम था आपके पास कौन सा युद्ध? कन्नौज का आपके पास युद्ध। याद रखेंगे। अच्छा, पहले इतनी देखो, ध्यान दो, मैंने यहाँ से 2 भाग में बांटा, 1530 से 40, फिर इंटरवल, पिक्चर जैसा इंटरवल, फिर इंटरवल चालू हुआ 1550 से 50। क्या हो गया था ऐसा? चलिए देखते हैं अब आपके पास क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, द्योरा का युद्ध हुआ। अब एक गुंडा था, विलन हीरो था, बहुत दमदार हीरो इंडिया का, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, डरता नहीं था किसी से। ग्रैंड ट्रैंक रोड इसी में बनाया था, जीटी रोड इसी ने बनाया था। शेरशाह सूरी, शेर, उसका नाम आ दिया गया शेरशाह, था नहीं उसका, मतलब कहते थे कि डरता वरता नहीं था। शेरशाह सूरी ने कहा उखाड़ फेंकेंगे हुमायूं को, भगा देंगे, काबुल से आए हैं, भागो अपना इंडिया छोड़ छाड़ के, आपके पास यहाँ क्या कर रहे हो, आपके पास काम। और शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ। तो आप बोलेंगे द्योरा का युद्ध किससे हुआ? तो आंसर बोलेंगे शेरशाह सूरी से हुआ। बस नकल मार दो, तीनों में नकल मार दो। आप बोलेंगे चौसा का युद्ध किससे हुआ? तो आंसर बोलेंगे शेरशाह सूरी से हुआ। इसमें भी नकल मार दो, इसका युद्ध किससे हुआ? तो आंसर बोलेंगे शेरशाह सूरी से हुआ। समझ रहे कितना परेशान कर दिया शेरशाह सूरी ने। आपके पास अगर हुमायूं एक बार में शेरशाह सूरी को हरा देता तो ये लफड़ा नहीं बचता। हुमायूं परेशान हो गए थे शेरशाह सूरी से, परेशान हो गए थे हुमायूं शेरशाह सूरी से। ठीक, अब पहला युद्ध हुआ। अब दोनों की सुन जाइए, पहला युद्ध हुआ यहां पर तुम्हारा हुमायूं, एक मिनट अच्छे से लिख दूं, यहां पर तुम्हारा हुमायूं क्या कर गया? जीत गया। और हार गया कौन? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी ने कहा छोड़ेंगे नहीं इसको, हुमायूं, ठीक है, मारेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे बात, शेरशाह सूरी ने दूसरी बार में, शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं क्या हो गया? याद रखेंगे, हार गया। तीसरी बार फिर युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी फिर जीता, हुमायूं क्या हो गया? हार गया। अब हुमायूं को चांद तारे नजर आ गए दिन में। हुमायूं को लगा छोड़ इंडिया, निकल लो अपना पूरा सामान पैक करके। और शेरशाह भी यही कह रहा था बचना हो तो बचो, मतलब भागो यहां से पूरा भारत छोड़ छाड़ के, हम रहेंगे पूरे भारत के राजा हम। ठीक है, शेरशाह सूरी, हुमायूं ने पूरी बंदर बांधा,
और हुमायूं का लड़का था अकबर। ठीक है, छोटा सा हुमायूं ने क्या किया, सुनो हुमायूं की कहानी बड़ी दर्द भरी। हुमायूं बेचारा क्या बात करते हैं, अपने अकबर को अपनी मौसी को दिया और उनको बोला कि तुम इसको पालना, मैं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता अगला लड़का जो हीरो बनेगा पूरे देश का आपके पास, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको कोई दिक्कत हो, बाहुबली जैसा बिल्कुल। ठीक है, आपके पास मैं चला, ठीक है, भाग गया ये 15 साल के लिए आपके पास पद क्या हो गया, खाली, पद खाली। अकबर छोटा अकबर बेचारा क्या करे, बेबी। ठीक है, आगे पद खाली। फिर किसी ने कहा हुमायूं शेरशाह मर गया। उन्होंने कहा सही बताओ, नहीं मर गया? मैंने कहा मैं मालूम, मैं चाहूँ तुम मरवा दूंगा। ठीक है, नहीं मर गया। जब शेरशाह सूरी मर गया तब हुमायूं ने कहा आई एम कमिंग, हुमायूं रिटर्न। ठीक है, आपके पास हुमायूं दोबारा रिटर्न कब हुआ, 1550 में। लेकिन शेरशाह सूरी का बच्चा था, पुत्र था, जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, याद रखेंगे। इसका मतलब अब अगला युद्ध होगा आपके पास 1500 आपके पास 55 के आसपास, मुझे थोड़ा सा ईयर कंफ्यूजन हो रही है, देख देंगे। 1555 के आसपास में अगला युद्ध होगा। इस युद्ध को बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखेंगे, सरहिंद का युद्ध ये हुआ शेरशाह सूरी के पुत्र से, इसी मैंने पुत्र लिख दिया, समझ जाइएगा, सिकंदर शाह आपके पास क्या, सूरी। अब लेकिन क्या करेगा सिकंदर सूरी बेचारा, बेटा तो बेटा होता, छोटा बच्चा। ठीक है, सिकंदर सूरी युद्ध हार गया और हुमायूं वापस फिर गद्दी संभाला। लेकिन हुमायूं की किस्मत बड़ी खराब थी। जब तक रहा भागता रहा। जब आया 15 साल बाद तो बेटे से लड़ा, बेटे को तो हरा दिया। अब बेटे को हराने के बाद हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में दीन पनाह में क्या कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। तो कहते हैं ऐसा कि सीढ़ी में चढ़े हुए थे, पुस्तक निकाल रहे थे, सीढ़ी लड़खड़ा गई या ये लड़खड़ा गए और ये नीचे गिर गए। हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु। तो अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, हुमायूं की आपके पास मृत्यु कहां हुई, तो आप बोलेंगे 1555 में किस लाइब्रेरी में हुई, दीन पनाह आपके पास पुस्तकालय में हुई। इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट था। दीन पनाह पुस्तकालय की मृत्यु हुई। अब कोई पूछे ये दीन पनाह पुस्तकालय कहां था, दिल्ली में। इसलिए कोई तुमसे पूछ ले हुमायूं को कहां दफनाया जाएगा, जहां मरा वहीं दफनाया जाएगा, तो आप बोलेंगे हुमायूं को जो आपके पास दफनाया गया है ये आपके पास कहां पर दफनाया गया, आंसर क्या बोलेंगे, दिल्ली। याद हो गया, ठीक है, गुड। चलिए अब पढ़ना है सबसे आपके पास बड़े राजा जो इनके थे, इनका नाम क्या था आपके पास, अकबर। ठीक है, अब अकबर के बारे में मैं यहां लिखता हूं, अरे आराम से, अरे परेशान मत हो। यहां आपके पास अकबर शब्द आपके पास ध्यान से दीजिए, अकबर आया। डिटेल बहुत है, मैं पहले कह रहा हूं डिटेल बहुत है। आपके पास अकबर, अब पूरा समाप्त करना तो डिटेल तो होगी भाई। ठीक है, अकबर बने राजा। अकबर आया आपके पास 1556 से लेके आपके पास 1605, सबसे ज्यादा समय तक होने वाले राजा। कितने साल तक, लगभग 49 साल तक आपके पास राजा। अब अकबर का काम देखिए, क्यों उसको महान राजा कहा जाता है। आज भी भारत सरकार इसका सम्मान करती है अकबर का, इनका नहीं करती, इनका किसी का नहीं करती। आपके पास अकबर की कभी बुराई नहीं करती आपके पास सरकार। अकबर ने काम किया है, बहुत अच्छे लेवल पर काम किया है। ठीक, आपके पास पहला काम देखिए, काम से क्वेश्चन पूछना प्रारंभ करेगा। 1564 लगा, अकबर राजा बना ही था। अकबर ने कहा पहले एक काम करूं, इंडिया में हमारे जो पूर्वजों ने एक व्यवस्था बना के चली है, उस व्यवस्था का नाम है ये आपके पास दास प्रथा। इस दास प्रथा को क्या करूं, आज से समाप्त, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। क्वेश्चन पूछता है, ये थे अकबर ने कहा कोई किसी का गुलाम नहीं, मौलिक अधिकार है आज आपका ये 23 और 24। ठीक है, लेकिन सोचो तब अकबर के दिमाग में था, देश आजाद हुआ 47 में। ठीक है, अकबर थे उसके 300-400 साल पहले, तब ये कहते राम मंदिर 500 साल बाद बना, क्योंकि राम मंदिर यहाँ टूटा गया था। आपके पास ये हो गए 500 साल। तो अब आपके पास दास प्रथा अकबर ने कहा बंद। ठीक, अब अकबर ने आपके पास नेक्स्ट, अब अगला देखो, अगला नेक्स्ट इतनी जानना है। 1500 आपके पास 71 लगा और 1571 में अकबर ने एक राज्य जीता। इस राज्य का नाम था फतेहपुर, और फतेहपुर को जैसी जीता, फतेहपुर सीकरी, जो तुम नाम सुनते हो, फतेहपुर आपके पास सीकरी, इसको विजय किया। अब विजय किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, लेकिन यहां पर अकबर ने एक नियम बना दिया कि फतेहपुर सीकरी आज से हमारी राजधानी होगी। तो अगला प्रश्न पूछता है, अकबर ने किसको अपनी नई राजधानी के रूप में
बनाया था, तो आंसर क्या बोलेंगे? फतेहपुर सीकरी। कहानी सुनिएगा, ये भूल जाओ 1 मिनट के लिए, जहां होगा देख लेंगे। फतेहपुर सीकरी, बस आपको अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे ही लिखना हूबहू। अब बस आप क्या करेंगे, घर जाकर पहले ये बनाएंगे मैं, फिर लिखेंगे बाबर, बस 1 2 3 4 5 पॉइंट खत्म। फिर लिखेंगे नीचे हुमायूं, 1 2 3 4, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 2 खत्म। तीसरा पॉइंट आपके पास अकबर, एक बार रिवाइज हो जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास फतेहपुर सीकरी आपके पास हुआ। अब इसको राजधानी बनाया, तो ये भी याद रखेंगे, स्टार लगा दूं, याद रखिएगा, राजधानी आपके बनाया। अब अकबर ने कहा अब क्या करें, अकबर ने कहा अब और कुछ जीता जाए। तो अकबर राजा था, 1500 आपके पास 73 लगा, 1573 में अकबर ने एक एरिया जीत लिया। इस एरिया का नाम क्या था? गुजरात। गुजरात, अब गुजरात को आपके पास जीतने के बाद अब अकबर ने दिमाग लगाया यार कुछ एक नया सिस्टम किया जाए। तो 1575, समझ जाइएगा, बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं, 1575 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अकबर ने एक खाना बनाया, इबादत खाना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दूं, इबादत खाना। कहानी सुन लीजिए बस, सीधे क्वेश्चन आपके पास याद आता है, किस राजा ने मुस्लिम धर्म के लिए, सुनिएगा, मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग से एरिया बनाया जहां पर मुस्लिम अपनी कुरान पढ़े, अपने धर्म के बारे में बात करें और चर्चा करें। उस एरिया का नाम क्या था? इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना, ठीक, तो बोलेंगे मुस्लिम धर्म के लिए। अब 1575 के बाद अकबर के सामने एक विलन खड़ा, एक विलन तो नहीं था, देश का अपने ही देश का हीरो था, अकबर के लिए दुश्मन था। उस व्यक्ति का 1500 आपके पास 76, और यहां पर एक अकबर ऐसा इंपॉर्टेंट युद्ध करता है, इसका नाम क्या था? हल्दी घाटी का 15 पद खाली, हल्दी घाटी का आपके पास क्या युद्ध, ठीक है, किससे किया था? महाराणा प्रताप से। एक्चुअली में ये युद्ध महाराणा प्रताप से नहीं किया था, महाराणा प्रताप ने अपना एक नेतृत्व भेजा था, लेकिन इसको महाराणा प्रताप का माना जाता है, तो आप महाराणा प्रताप याद रखेंगे, महाराणा प्रताप खुद लड़ने नहीं आए थे। ठीक, तो आप बोलेंगे ये आपके पास युद्ध किया था महाराणा आपके पास प्रताप, और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी। हुआ क्या था, अकबर ने इतना दिमाग लगा लिया था, अकबर ने, सुन लो समझ लो, अकबर ये समझ गया था कि इंडिया में एक परिवार केवल एक ऐसे परिवार की इज्जत करता है जिसके परिवार में उसने शादी कर रखी हो। ये अकबर समझ गया था, इंडिया का बहुत कमजोरी समझ गया था अच्छे से, कि मान लो मेरा परिवार है, हमारा आपका परिवार है, तो आपका परिवार बिल्कुल अपने समकक्ष वही इज्जत करेगा जहां आपकी बिटिया ब्याही हो या उसका बेटा आपके घर ब्याया हो। ये आज भी होता है, आज भी होता है बिल्कुल। आप जब पड़ोसी की इज्जत ना करो जरूर पड़ने में, लेकिन आपकी दीदी के घर पे या आपके जीजा जी के घर पर या आपके उनके घर पे, तो आप समझो जान लगा दोगे अपनी दीदी के घर पे, जीजा जी के लिए, पता नहीं क्या कारण है, आपकी समस्या आ गई। तो अकबर ये समझ गया था, लेकिन अकबर को ये प्रॉब्लम थी कि मैं मुसलमान और ये राजपूत हिंदू, तो अकबर ये समझ गया था कि उस समय जो राजा है वो राजपूत ज्यादा पावरफुल है राजस्थान। अकबर ने कहा शादी करना पड़ेगी, और शादी करना पड़ेगी इसका मतलब है फिर मेरा पावर हो जाएगी, और मेरी पावर हो जाएगी तो फिर मुझे कोई हराने वाला नहीं है। अगर मुझे कोई इस्लाम, कोई इंडिया राजा मुझे हराने आया तो मेरे राजपूत सब खड़े हो जाएंगे कि भैया हमारे जीजा जी को हराने कैसे आ रहे, हम तो हैं, ठीक है, इंडिया। ये अकबर समझ गया था। अकबर ने शादी कर मारी हिंदू लड़की से, राजपूत से शादी कर मारी, उनका साला था, भैया था मान सिंह, मान सिंह अकबर के लिए प्राण दे, ठीक है, लेकिन उन्हीं का एक बड़ा भाई था उनके परिवार में, उदय सिंह। उदय सिंह ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, तो उसने कहा शर्म कर लो, अपने भैया को बोला अपनी बिटिया को ब्याह कर दिया तुमने मुसलमानों से, शर्म ना आई तुमको, मुसलमान इंडियन से कर लेते ठीक है, तुम बाहर से एक मुसलमान आए उससे विवाह कर ले, भाई परिवार के अलग अलग विचार होते हैं। और उन्हीं के पुत्र थे ये महाराणा प्रताप, आगे चलकर राणा, ये सब ये भी समर्थन नहीं, इनने कहा सही बात है बिल्कुल हम भी ना स्वीकार करेंगे। अकबर इनको अपना दुश्मन मानता था, अकबर दुश्मन मानता था, अकबर इनको लगा था कि बस या तो ये मेरी शरण में आ जाए या फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो धुआ था आपके पास कौन सा? हल्दी घाटी का, ठीक है, बस इतना बहुत है। अब आगे 1578, ध्यान समझो 1578। अब अरे भैया यहां समझ लो बेटा, पूरा दिमाग लग रहा है किस प्रकार को समझाना है। 1578 अब अकबर ने दिमाग लगाया कैसे मैं लोगों को छोड़ूं, कैसे मैं देश का बड़ा राजा बनूं, दास प्रथा तो मैंने बंद कर दी, ये सब करिए, मैं किसी को परेशान भी नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी से लड़ाई ना करूं, कोई मुझे विलन ना माने। मतलब अकबर इतना बेहतरीन व्यक्ति था। तो अकबर ने कहा आज से इबादत खाना सभी धर्मों के लिए होगा, मतलब चाहे हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, सिख ईसाई कोई भी आए, यहाँ पर क्योंकि उसकी पत्नी थी ना हिंदू, तो पत्नी ने बोला
ऐसा क्या मतलब, तुमने ऐसा खाना बना दिया, ऐसा एक किस्सा बना दिया जहां पर मुस्लिम आए, हमारे लोगों का भी सोचो, अब पत्नी बोले पति को तो माननी पड़ेगा, मैंने डस लेगी। ठीक है, आपके पास 1577, तो 1577 अकबर ने कहा आज से इबादत खाना, सुनो इसी में ये तीर ध्यान देना, ये दोनों में क्या, आज से इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया। कोई भी धर्म का व्यक्ति आए, अपना पढ़े, अपना बात करे, धर्म पे चर्चा। अगला क्वेश्चन तुरंत पूछता है, भारत में पहली बार संसद की विचारधारा, भारत में पहली बार पार्लियामेंट का एक प्रस्ताव किस राजा ने सोच के रखा था, उसका नाम क्या था, अकबर। ठीक है, मतलब इसको संसद कहा जाता उस जमाने का। मतलब इसने क्या किया, सभी धर्म के लोगों को एक साथ बैठा दिया और ये कहा अब आप हम चर्चा करो, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया, बिल्कुल आज के जैसा। आज के जैसा हिंदू ने कहा थू, कभी ना जाएंगे जहां मुसलमान रहे, मुसलमान ने कहा थू, अब वो एरिया में कभी ना जाएंगे जहां हिंदू आएंगे। वो इबादत खाना में ना तो हिंदू किया ना मुसलमान किया, खाली हो गया इबादत खाना, फ्लॉप हो गया पत्नी का आइडिया। ठीक है, फ्लॉप हो गया, कहा करें अकबर, अकबर ने कहा अब क्या करें यार, फ्लॉप हो गया। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, आज से अपना खुद का एक धर्म चलाएंगे, आज से ना कौन हिंदू ना मुसलमान, जैसे आपके पास हमारी पत्नी हिंदू और अकबर ने कहा हम मुस्लिम, ना आज से हिंदू ना मुसलमान, हम अपना एक अलग से एक धर्म चलाएंगे। उस धर्म को आपके पास चलाया गया कौन सा, दीन पनाह। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, दीन पनाह एक अलग धर्म, ना हिंदू ना मुस्लिम, उनके अपना एक अलग धर्म चलाने का नेता आपके पास राजा कौन सा था, अकबर। सोच अच्छी थी, तब भारत सरकार सम्मान करती है। भारत सरकार ने ये नहीं, भारत सरकार का बंदे की सोच अच्छी थी। हाँ, लोग जोड़े चाहे जोड़े, वो तो आज नहीं जोड़ते, आज नहीं जोड़ते यार। भारत सरकार बीजेपी कहती है कि आपके पास ये तो आज क्या है, ठीक है, और सभा कहते हैं खत्म। तो ये धर्म का अंग्रेज ऐसा कीड़ा हो गए कि वो अब नहीं हटेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अकबर ने वही काम किया। राजा जो अच्छा वही होता है जो सबको एक साथ लेके चले। अकबर ने कहा आपके पास की दीन पनाह है, आपके पास क्या होगा, ये मुश्किल से अकबर के 5 या 6 लोग जुड़े थे इस दीन पनाह में, कोई नहीं आया, पूरे भारत में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अकबर ने कहा छक गए भैया, अब नहीं हो पाएगा। अकबर ने कहा अब और कोई योजना चलाओ। अकबर से योजना, अब अकबर ने 2 चीज दिमाग लगाए। अकबर ने कहा आज से, दुनिया बदला, आज से हमारे भारत में एक नई योजना चलेगी, तुलाधान। लोगों ने कहा जी कहा है। अकबर ने कहा आज से मैं जाया करूंगा जगह जगह अपने घूमने, और मैं तराजू में बैठ जाया करूंगा, और मेरे तराजू के बराबर पैसा तोला जाएगा, केला नहीं। तुम जो केला, ये आज के जमाने में होता है, विधायक जी आ जाओ केला तोल दो, ठीक है, काहे कि तुम्हें विधायक जी को सम्मान भी करना, और विधायक जी तुम ऐसा तोलना चाहते हो, मनीष संभागी जी को, विधायक जी को डील कर लेंगे। ठीक है, आपके पास उतना हम लोग तुम्हारे का भरोसा, तुम उतनी केला निकाल के मनीष संभागी जी को पहुंचा दो। ठीक है, ये चीज आपके पास, तुम ऐसा तोलते हो कि विधायक जी का सम्मान हो जाए और तुम्हारा खर्च कम हो जाए। तो तुम कहते केला ले आओ, निपट जाए मनीष संभागी मुश्किल से 4-5 हजार में। ठीक है, ये चीज अकबर ने कहा केला मेरे से कोई नहीं तोलेगा, जब मैं तोलूंगा पैसा से तोलूंगा, जितना मेरा वजन उतना पैसा, और जितना पैसा आएगा, ये तुलादान का नियम होता है, चाहे वो फल से तुले चाहे किसी से तुले, कोई घर नहीं ले जाएगा, वो चाहे विधायक जी हो चाहे कोई भी हो, वो सब में बांट दिया जाएगा। अकबर ने कहा जितना मेरा तुलादान में पैसा आया करेगा, जनता में बांट दिया जाएगा, और जनता इससे क्या होगी, प्रसन्न। अकबर की योजना हिट हो गई, हिट। ठीक है, नेक्स्ट अकबर ने कहा आज से मैं अपने स्थान पर मनसब प्रणाली चलाऊंगा। ये सब सुनते जाइए, सब पूछता है मनसब प्रणाली किसने चलाया था, अकबर ने। अकबर ने कहा आज से मैं मनसब प्रणाली आपके पास चलाऊंगा, और मनसब प्रणाली में जो मेरे सरकारी कर्मचारी हैं, जितने मेरे अंडर में काम करते हैं, उनको वेतन 10% करके समय समय पे बढ़ाते जाएंगे, प्रमोशन दिया जाएगा। ये अकबर ने योजना चलाई। अब ये सरकारी कर्मचारी खुश, जनता खुश, दास प्रथा पूरी बंद। जनता ने कहा बहुत महान राजा, बहुत। अकबर ने कहा आज से मेरे शासन काल में टैलेंटेड व्यक्ति चाहिए, गधे बधे नहीं, सब निकलो। और अकबर ने एक नई योजना चलाई। अकबर ने कहा आज से मेरे शासन काल में 9 रत्न शामिल होंगे। 9 रत्न, नाम तो सुना होगा कि 9 रत्न किसके में था, अकबर। और क्वेश्चन तुम्हारे 9 रत्न के नाम से पूछ लेता है, ठीक है, कौन नहीं था। चलिए सुनिए वो 9 रत्न कौन थे, सब नाम आप जानते हो क्योंकि 9 रत्न थे अकबर के। अकबर ने, आप फिर मैं आगे बताता हूं। पहला आपके पास थे बीरबल। अब बीरबल का नाम कौन नहीं जानता,
आपके पास इतनी कहानी सुनी हुई तुमने बीरबल, नॉर्मल था अकबर के, ठीक है। और बीरबल तुम्हारी यहीं के थे, ये क्या नाम पड़ता, हमीरपुर के पहले घाटमपुर में जन्म हुआ था बीरबल का, ठीक है। बीरबल के बाद अगले 9 रत्न थे, 4 यहाँ लिख दूं, 4-5 वहां लिख दूंगा। अगले थे आपके पास, क्या नाम इनका, बीरबल के बाद मानसिंह भाई, राजा मानसिंह, उनकी पत्नी के रिलेटिव में, ठीक है। इनको तो बनाना ही पड़ेगा वरना पत्नी कान मुड़ देगी हमारे शादी में, पूछ रहे। हाँ तो मानसिंह के बाद आपके पास अगला था आपके पास टोडर आपके पास मल, ये थे। अगले थे आपके पास तानसेन का नाम सबने सुना। तानसेन के बारे में ये कहा जाता है इतने तेज कलाकार थे, गायक थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे कि जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे दिया अपने आप जल उठते थे। अब वो तो तानसेन जाने और अकबर जाने, जल उठते थे कि नहीं उठते थे, ठीक है। ऐसा कौन सा दिया भैया हो गया कि गिटार बजाने से दिए जल उठे, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई। और आपके पास तानसेन के बाद अगले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास आते थे अब्दुल रहीम, आपके पास खाने खां पढ़ो। अभी तुमने ये नाम पढ़ा है, कहां पढ़ा, दादा, अकबर के दादा कौन, बाबर की किताब किसने लिखी थी, अब्दुल रहीम खाने का। अकबर ने कहा आप भी आइए, आप हमारे 9 में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब्दुल रहीम के बाद आपके पास अगला आया, इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत अच्छे से, अबुल फजल। अगला आपके पास फैजी, और एक आपके पास आता है मुल्ला, 2 आपके पास प्याजा। और 9 में नहीं बताऊंगा, 9 में इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि 9 कंफ्यूजिंग है, किताबों में कंफ्यूजिंग है, कोई कुछ बताता कोई कुछ, इसलिए सारे प्रश्न इसमें आते हैं 8 में। फिर से एक बार पढ़ लो, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम और अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल का भाई था फैजी। और आपके पास मुल्ला दो प्याजा भूल गया तो तुमने रामरती का भी जाना, आज पनीर 2 प्याजा की सब्जी खा के आ जाना। एक सब्जी बनती है पनीर की बहुत लबाबदार, पनीर 2 प्याजा, ठीक है, ये भैया बस नाम याद रखना, मुल्ला 2 प्याजा, ठीक। आपके पास ये थे 9 रत्न में आपके साथ। अकबर ने पता एक बंदे को प्रस्ताव पहुंचाया था, तुलसीदास, रामचरितमानस, ठीक है। अकबर ढूंढ के निकाला था अपने 9 आदमी को, तुलसीदास पहुंचाओ कि तुलसीदास जी आपको अकबर ने बुलाया। तुलसीदास ने साफ मना कर दिया। तुलसीदास ने कहा मुझे अकबर पहचान देगा, मैं मतलब मुझे इनके 9 रत्न में शामिल होना पड़ेगा, तब मुझे इंडिया जाने का कि तुलसीदास थे अकबर के 9 रत्न में। तुलसीदास ने कहा मैं खुद इतना सक्षम हूं कि मुझे पूरा भारत जानेगा। आज पूरा भारत तुलसीदास को तुलसीदास के नाम से जानता है। तुलसीदास ने जो किताब लिखी कि बिल्कुल आपके पास, तो ये याद रखेंगे। अब इतना पढ़ लिया, 9 रत्न आपने पढ़ लिया, छोटा सवाल पढ़ लो, एक दो चीज क्या पढ़ लो। अगला क्वेश्चन आपके पास, अबुल फजल और फैजी ने एक ऐसा काम कर दिया कि इनका नाम और पढ़ना पड़ता है। अबुल फजल और फैजी दोनों ने मिलकर एक किताब लिख दी। अब उनके 9 रत्न में शामिल थे, तो किन्हीं के बारे में लिखेंगे, अकबर के बारे में लिखेंगे। हुमायूं के बारे में किताब किसने लिखी थी, उसकी बहन ने। तो एक किताब लिख दी, इस किताब का नाम था आपके पास अकबरनामा। और अकबरनामा के लेखक तुमसे पूछे तो आंसर लगाना है तुमको अबुल फजल। दोनों ने लिखी थी लेकिन नाम इनका जाना जाता है किसका, अबुल फजल का। अकबरनामा के लेखक कौन, अबुल फजल। अकबर की आत्मकथा किसमें लिखी, अकबरनामा में, ठीक है। एक किताब और लिखी उन्होंने आपके पास, इसको रीड कर दूं। अकबरनामा की बात आपके पास बहुत बढ़िया किसी बच्चे ने बताया, आईने ए अकबरी, ये किताब इन्होंने ही लिखी थी। आईने ए अकबरी इन्होंने लिखी थी, किसने, अबुल फजल ने। दोनों बताइएगा अबुल फजल और फैजी, लेकिन क्वेश्चन इनका आता है हमेशा अबुल फजल, दोनों भाई थे ना, छोटे भाई बड़े भाई। अबुल फजल का नाम आता है बड़े भाई का, ठीक है, इसका नाम आता है आईने। बस अंतिम क्वेश्चन, अकबर की जब मृत्यु हुई तो अकबर को कहां दफनाया गया। तो अकबर को जब आपके पास मृत्यु हुई तो अकबर का जो आपके पास गुम्मद बना या इनकी मृत्यु हुई तो इनको दफनाया गया आपके पास किसमें, सिकंदराबाद। तो आंसर क्या बोलेंगे आपके पास, सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय, पहले इतना 3-4 मिनट इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, बस थोड़ा सा और देख लो, बस काम कंप्लीट। आराम से इसको रीड करें, इतना है आपके पास। चलिए भैया अब पढ़ना है आपके पास किनका, जहांगीर का। ध्यान से चलिए अब देख लेते हैं आपके पास जहांगीर। 3 राजा और देख लो, बस इनमें ज्यादा डिटेल नहीं है। चलो आ जाओ, जहांगीर 1605 से लेके इनका शासन रहा 1627 तक। पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, जहांगीर को क्या कहा जाता था, तो आंसर बोलेंगे जहांगीर को सलीम कहा जाता था। सलीम इन्हें क्या नाम था, सलीम, जो फिल्म देखते हो आप, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
जहांगीर के नाम का अर्थ क्या था? तो जहांगीर के नाम का अर्थ होता था विश्व विजेता। ऐसा जहां विश्व अगीर जिसका मैं रखवाला, आपके पास विश्व विजेता। ठीक है, चलिए अब सुनो, भैया ने एक प्रश्न पूछा था, भैया ऐसे देखो, पूरी मध्यकाल इतिहास में एक बात अच्छे से याद कर लो, तुमको ये राजा जितने सीधे साधे लग रहे हो तो सीधे साधे है नहीं है, एक नहीं 4-4 5-5 शादियां निपटाई है एक ने। ठीक है, आपके पास कोई उससे बोले तो किसी का कोई बच्चा, किसी का कोई बच्चा। अब जब एक पिता ये कहेगा कि मेरी ये 4 पत्नियां हैं, थोड़ा व्यवहारिक सोचो, ठीक है, तब आपको लगता है, जो बताओ कितना गद्दार आदमी था, इसने अपने पिता को मार दिया, इसने ये कर दिया था। जहांगीर इतना पागल पड़ गया था अकबर को, ऐसे देखता था अकबर को, कहता था कब तक जिएगा ये बुढ़ा, 50 साल हो गए, मैं कब राजा बनूंगा। आज वो जहांगीर पागल पड़ गया था, समझ लो, उसको लगने लगा ये को मैं माटा लूंगा सलीम इसका। ठीक है, तो तब सलीम ने बगावत कर दी थी, किससे? अकबर से। और याद करो सिख धर्म, जब अकबर ने आपके पास जहांगीर ये चीज पुत्रों में, वो ऐसा इसलिए होता था बेटा कि बताओ, एक 4 पत्नियां हैं और किसी का एक बच्चा, किसी के 2, पिता एक, तो उनके बीच में इतना प्रेम नहीं होगा जैसा आज होता है। जैसा आप कह दो हमारे पिता, जान लगा दो आप अपने पिता के लिए, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि हमारे पिता की और भी बच्चे हैं अलग अलग, तो सोचो पिता के प्रति उतना प्रेम न रहे। वही कहानी यहाँ थी, बस ऐसा समझना। ठीक है, चलिए आइए बाकी आओ। सलीम आप बोलेंगे विश्व विजेता। बस पहले इनकी पत्नियों के नाम जानना 3, क्योंकि 3 क्यों बहुत जरूरी है। इनकी पत्नियां थी, पत्नियां कई थी, वो 3 के नाम ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। पहली पत्नी का नाम था मानबाई, ध्यान समझेंगे, मानबाई। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जगत गोसाई। तीसरी पत्नी का नाम आपके पास क्या था? मेहरुनिसा, याद रखेंगे, मेहरू आपके पास निंसा। ठीक है, ये याद रखेंगे, मेहरुनिसा। अब क्यों याद रखेंगे? सुनो, इतना रसिया आदमी था ये जहांगीर, बस दिल तो समझ लो ऐसे लेके घूमता था हमेशा, जहां मिल जाता था ले। ठीक है, मानबाई से शादी करी, कोई बात नहीं। जगत गोसाई, हम तुम्हारे कौन लगते? जगत गोसाई जहांगीर, जोधा उपाधि दी तुझे, जोधा। ठीक है, अब जहांगीर की माता का नाम भी जोधा था। ठीक है, अब यहाँ बच्चों कंफ्यूज हो जाता, भाई साहब जहांगीर माता का नाम जोधा पड़ा और आप कह रहे उनकी पत्नी जोधा। जगत गोसाई को उपाधि दी थी जोधा की, तो कोई पूछे जोधा की उपाधि किसको दी थी? जगत गोसाई। उससे मन भर गया, इनको एक विधवा मिल गई, मेहरुनिसा, यंग लड़की, छम। ठीक है, बाल लहराती हुई। जहांगीर ने कहा ठीक है, मेहरुनिसा ने कहा हमारा पति नहीं है, ठीक है, हम पता है, ठीक है, हम अकेले हैं, हम कहाँ आ गए। ठीक है, आगे बात ना, हम कहा तुम्हारे लगते हैं। उन्होंने कहा ओहो, तो मैं जोधा बोल के आया, ओहो मैं इसको मैं कहा फेंकूं। उन्होंने कहा तुम आज से नूरजहां, ठीक है, पूरे जहां की नूर, मैं जहां की पूरे विश्व का विजेता, तुम पूरे जहां की क्या नूर। अरे भैया मैं सब फैन हो गई, मैं उसे कहा हाँ तुम सही कह रहे। और इतनी टैलेंटेड लड़की थी मेहरुनिसा, इतनी, सबने प्रश्न इससे आते हैं जहांगीर के, बहुत टैलेंटेड, तेज तर्रार, बिल्कुल चटक मटक बोलने वाली, टिकटॉक में वीडियो बनाने वाली, इंस्टाग्राम में रील बनाने वाली। अच्छा उसका भी चलता था, अच्छा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये ऐसे ही थी बिल्कुल, बस इसलिए बताइए कि तुमको याद हो जाए। नूरजहां आपके पास, ठीक, फटाफट। ये लड़की उस समय पे इतने प्यारे लहंगा सिलती थी, रियलिटी सब चीज इतना बेहतरीन मेकअप करके निकलती थी कि चलती थी तो लहंगा आपके पास पीछे से चल रहा है। और इसने एक निर्माण किया था किसका? इत्र का। क्वेश्चन पूछता है इत्र इंडिया में कहां से आया? स्प्रे जो आप आज समझते हो, ये नहीं थी मेहरुनिसा। ये क्या करती थी? गुलाब को पीस पास के गर्म करके भाप बना के, भाप को पानी बदल के इत्र लगा के आती थी। ये आज तक इत्र पूरे भारत में कौन नहीं लगाया, और ये लगाई जब निकली जहांगीर के बगल से, तो जहांगीर बेचारा क्या करे? ठीक है, उन्होंने कहा आइए, ठीक है, उन्होंने कहा इत्र आपके पास, इत्र स्प्रे। ठीक, अब जब आपके पास इत्र, जहांगीर फैन हो गए, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाता है इत्र का आविष्कार किसने किया था? आंसर क्या बोलोगे? नूरजहां ने इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां बना दिया। इतना मदोस हो गया जहांगीर, इतना मदोस हो गया था जहांगीर, इसमें आपके पास नूरजहां के में केस मान लो इसने शासन करना बंद कर दिया था।
शासन करना। नूरजहां निकलती थी, बस ये नूरजहां जो कुछ कहती है वही, ये रियलिटी। और नूरजहां जब निकली, नूरजहां ने एक नया चीज चला दी आपके पास, इसने एक नई चीज चला दी, झरों का दर्शन। याद रखिएगा क्वेश्चन में मध्यकालीन देश में झरों का दर्शन किसने चलाया? जो आज देखते हो ना मोदी गोदी निकलते हैं गाड़ी में ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हुए, इसको कहते हैं झरों का दर्शन। कि राजा निकला है, मोदी किसको देखने मिलते हैं? आप हमको तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अयोध्या के मंदिर में आए तो सब आम जनता को सबको रोक दिया, 22 जनवरी को कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, केवल स्टार ही स्टार। तो स्टार जब भी निकलते हैं तो झरों का दर्शन के लिए निकलते हैं, ऐसे हाथ फैला जाएंगे, एक सेकंड देख लो, हाँ हाँ मोदी जी गए हैं, बस हेलीकॉप्टर। वही नूरजहां ने कहा कि मैं इतनी टैलेंटेड हूं, इतनी सुंदर हूं, आज से मैं पूरे राज्य में झरों का दर्शन के रूप में निकलूंगी। महाराज आप नहीं, इनको इजाजत दे दी। जब जहां निकलती थी नूरजहां हाथ फैलाती हुई ऐसे ऐसे करके, गुलाब के तिर तिर पूरे सब फूल फूल, ये चालू लोग समझ उसको वो समझने लगे थे कि नूरजहां ने पूरा शासन डगमगा गया था, पूरा मुगल वंश। उसको लग रहा था कि बस अब नूरजहां चलाएगी पूरा का पूरा शासन। नूरजहां ने ही चलाया था पूरा का पूरा शासन। और इसके बाद बस अब जहांगीर क्या करते थे? जहांगीर को आपके पास कहा गया न्याय की जंजीर। याद रखेंगे, न्याय करती थी बस ये। इन्होंने क्या किया? जहांगीर दिमाग लगाया, ये क्वेश्चन अभी हट जाओ उससे नूरजहां से, अब अगले पढ़ लो। आगे बढ़ जहांगीर ने अपने राज सिंहासन से एक घंटी टांग दी, और घंटी आपके पास टांग दी, और उस घंटी में सोने की घंटी, और उस घंटी को जो कोई बजाता था आम जनता में ये क्वेश्चन होता था, न्याय की जंजीर किसने चलाई थी? न्याय की जंजीर जहांगीर ने। न्याय का राजा किसको कहा गया? जहांगीर को। यही आंसर बोलिएगा। उस घंटी को जो कोई बजाता था तो टन 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 टन, मान लो कई घंटी लगी एक साथ, तो अब एक बजाओगे तो उस डोरी से और भी घंटी बजेगी, तो वो घंटी राजा को सुना जाती थी। तो जहांगीर को लगता था कि कोई व्यक्ति परेशान है, जहांगीर ने क्या रखा था, अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है और हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा, घंटी बजा दे, घंटी जहां पर टंगी है हमको सुना जाएंगी घंटी, क्योंकि वो घंटी हमारे तक आई है। ठीक, तो जहांगीर उसको बुलवा लेता, तुरंत फटाफट न्याय देता था, तुरंत न्याय देता था। अब अंग्रेज भाग गए, अंग्रेज आ गए। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज एक ही चीज भागते थे, अंग्रेज भाग गए। जहांगीर की नहीं चल रही, नूरजहां की चल रही। कौन आया? याद रखिए, आपके पास 1608 में कैप्टन हॉकिंस। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसलिए मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि तुमको याद हो जाए। कैप्टन हॉकिंस ने कहा जहांगीर मैन है कि नूरजहां? उन्होंने कहा साहब नूरजहां मान गई ना तो समझ लो तुमको तुरंत तुमको कंपनी अपनी बनाने का कर देंगे। कैप्टन हॉकिंस पहुंच गया। उस 1608 क्वेश्चन पूछा था प्रथम अंग्रेज जो आपके पास इंडिया में आया था, ये है कैप्टन हॉकिंस। कहां उतरा था? आपके पास जहांगीर पर सूरत में, गुजरात में। ठीक, आया नूरजहां को ये क्या किया, इधर सुनो इधर। नूरजहां को क्या किया? जहांगीर से बात मिला, नूरजहां से मिला। नूरजहां को फैशन जानता था, फैशन की बड़ी शौकीन लड़की है। चश्मा लाया और हैट लाया, नूरजहां को दे दिया, मैडम आपके लिए। नूरजहां को जी सबका है और क्या? चश्मा। ठीक है, नूरजहां फैन गजब कैटरीना से कम नहीं लग रहा। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज हम तो महारानी तुम्हारे लिए हमेशा चरणों में रहेंगे, हमें केवल छोटी सी कंपनी खोलने की इजाजत दी दो। नूरजहां ने कहा कहाँ? सूरत में। तो नूरजहां ने कहा पूछना पड़ेगा। अरे आपने बता दिया तो पूछ ही लिया। नूरजहां गई जहांगीर के कंधे में हाथ रखा, सुनो जी। अरे जहांगीर ने कहा लो जी, ठीक है आपके पास खत्म, आपके पास सूरत मिल गया। अब कैप्टन हॉकिंस तो लेके चला गया। अब 1600 आपके पास 15 लगा। कैप्टन हॉकिंस ने कहा नूरजहां से बाद में जाना। एक नया अंग्रेज आ रहा था, उससे मिलना पहले, जहांगीर से बाद में जाना, नूरजहां से मिलना। इस अंग्रेज का नाम था सर थॉमस रॉ। याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कितने अंग्रेज आए? 2। एक कौन सा? कैप्टन हॉकिंस। एक कौन सा? सर थॉमस रॉ। इन दोनों ने कहां पर कंपनी खोलने की इजाजत मांगी? तो आंसर क्या बोलेंगे आपके पास? सूरत। सूरत में आके इजाजत इनको दे दी गई। बस इतना कहानी है आपके पास जहांगीर की। इसके अलावा जहांगीर का आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतने से प्रश्न आपके पास आएगा जहांगीर से। अब नेक्स्ट आइए आपके पास कौन सा? शाहजहां। अब देखिए आपके पास शाहजहां, ताजमहल। ठीक है, इन्होंने ही बनवाया था आपके पास ताजमहल। ईयर आप बोलेंगे 1627 से 1600 आपके पास कौन सा? 58 था। ठीक है, ये आपके पास इनका था। अब इनका देखिए शाहजहां का, इनके बस आपको 3-4 चीज जानना है। इन्होंने निर्माण बहुत कराया,
क्या कराया? निर्माण। ठीक है, निर्माण लिखता हूं सीधे, उसके अलावा तो एक भी प्रश्न तुम्हारा कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने और कुछ काम नहीं किया था, ना युद्ध किया था। निर्माण निर्माण निर्माण, और एक ऐसा निर्माण करवा दिया कि पूरी जिंदगी चली गई वही में। ठीक है, आइए पहला निर्माण आप बोलेंगे लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली, ये वाला तो बता देना, आगरा वाला। दूसरा निर्माण जामा मस्जिद, याद रखेंगे कहां? दिल्ली। तीसरा निर्माण मोती मस्जिद, ठीक है, ओके। अगला निर्माण आपके पास मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, यही था सिंहासन, जिस सिंहासन में एक हीरा लगाया था कोहिनूर, ये मयूर सिंहासन। ठीक है, यहीं पर आपके पास हीरा था कोहिनूर। और अंग्रेजों को शाहजहां औरंगजेब के बाद ऐसा गोल किया कोहिनूर कि आज तक इंडिया में नहीं है कोहिनूर, निकल लिया था। करोड़ों का हीरा था, करोड़ों का। और कोहिनूर के बारे में कहानी है, एक कहानी ये है, मिथ है। मिथ ये मानता है कोहिनूर हीरे जहां जहां गया वो शासन पूरा बर्बाद हो गया, जहां जहां गया। यहां आया औरंगजेब के बाद खत्म मुगल वंश, ब्रिटेन गया चुरा के ले गए, इंडिया छोड़ना पड़ गया उनको। ठीक, ये चीज ऐसा माना जाता है। बाकी मैंने कहानी बता दी कोहिनूर। आगे मैं नेक्स्ट, अब इसको पता नहीं कब ठंड की, शाहजहां को लाल किला जामा मस्जिद मोती मस्जिद तक तो ठीक था। इसने कहा अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनाएंगे, इतना बड़ा ताजमहल बनाएंगे कि जो हमारे पापा जहांगीर बड़ा पत्नी पत्नी करते थे, नूरजहां, अब पापा देख लेंगे बेटा कितना बड़ा प्रेमी है। ठीक है, और इसने कहा आज से एक नया चीज निर्माण होगा, उस निर्माण का नाम क्या होगा? ताजमहल। काम चालू हुआ आपके पास 1600 आपके पास 31 में, और 1631 में काम चलता रहा, चलता गया और काम निपटा 1653 में। आपसे कोई पूछे ताजमहल बनने में कितने साल लग गए, कहां से बोलेंगे कितने साल लग गए आपके पास? 22 साल। ताजमहल बना 1 साल, 2 साल, 3 साल, शाहजहां को फुर्सत नहीं। बाप पत्नी, उसकी पत्नी तो खत्म हो गई थी। आपके पास मुमताज, क्या था पत्नी का नाम? पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज भैया पत्नी। इसने कहा ऐसा पत्नी का आपके पास ताजमहल बनाएंगे, ऐसा उसका कपड़ा बनाएंगे कि देखते रहेगा पूरा भारत। और आज तक ताजमहल को गाल में आंसू की संज्ञा दी जाती है, एक ऐसा आंसू जो आज भी पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मतलब इतना शाहजहां रोया था कि वो आंसू आज भी चमक रहा है ताजमहल के रूप में। ठीक, अब 22 साल ना, अब शाहजहां के 4 बच्चे थे। कहानी सुनिएगा, दारा, औरंगजेब, मुराद और एक और था, नाम अभी याद नहीं आ रहा हमको, चलो याद आ जाएगा, देख लेंगे। दारा, औरंगजेब, एक मुराद। ठीक है, एक देख लेंगे, कहानी इन 2 की है। हाँ, कौन सा? सुजा। हाँ सुजा, ठीक है, बिल्कुल सुजा, यस। ठीक, नेक्स्ट। अब सुनो आगे। औरंगजेब यार परेशान हो गया। औरंगजेब बेटा तुम समझो, मान लीजिए अपने पिताजी गलत काम करते हो, सुनो ये तो सही थे, और मान लो पूरा घर लौटाने में लगे हो, 20-22 बीघे जमीन है, रोज 1 बीघा बेचते रहे, 1 आध साल में फिर 1-2 बीघा बेचते रहे, तो पिता को, बेटे को दिक्कत ना होगी, बेटा कहेगा मेरा जीवन तो पूरा चौपट कर दे रहे हैं। औरंगजेब को लगा बुढ़ा पगला गया। ठीक है, अच्छा मम्मी के पीछे पगला गया, मम्मी तो निकल ली। ठीक है, और पूरा का पूरा राज का जितना पैसा है वो सब इसमें लगा जाएगा। किसमें? ताजमहल में। तो मैं काहे का राजा बनूंगा। ठीक है, आगे बात, दारा सिकुड़ को कोई दिक्कत नहीं थी। दारा सिकुड़ पापा के बिल्कुल भक्त थे, सीधा साधा आदमी दारा सिकुड़। दारा सिकुड़ ने कहा ना हमें कोई दिक्कत नहीं, पापा बना। ठीक है, माता जी खत्म हुई, मजाक चल रहा था। ठीक है, आगे बात, औरंगजेब ने कहा होता छोटा था। ठीक है, औरंगजेब, दारा जितना सीधा, औरंगजेब उतने टेढ़ा। ना ये कौन धर्म माने, ना ये इस्लाम माने, इस्लाम भी नहीं मानता था, ना ये हिंदू माने, ना ये कुछ माने, मूर्ति को तो हार के फेंकता था। जब राम मंदिर अच्छा कोई आपके पास खजरा आ गया, पूरा सब टोट दिया था आपके पास। औरंगजेब ने कहा यार तो गड़बड़ जाएगा, ताजमहल बन गया। जैसे तैसे औरंगजेब ने दिल में पत्थर रख के सहरिया बना ली। ठीक है, बना ली, यहां तक तो सब सही था। 1653 लग गई। अब इस शाहजहां को क्या हुआ, इन्हें कहा अब मैं ताजमहल बनाऊंगा। और इन्होंने कहा कौन सा? काला ताजमहल। उन्होंने कहा मर जी के लिए, जी मोरे लिए, मुमताज के सामने बनेगा बिल्कुल।
मैंने कहा एक को निपटाना पड़ेगा वरना हम तो निपट ही गए। एक ताजमहल बनाया आपके पास, पूरा पैसा चला गया, अब एक और बना दिया तो मैं क्या करूंगा? वही ताजमहल में जाके राज करूंगा कि मैं पापा के कब्रिस्तान का मैं राजा? ठीक है, आपके पास इसने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को, मिलाया भगत, उठा पापा को, ठीक है, सीधा पापा को उठा के आपके पास क्या किया? कैद करा दिया। चल ठीक है, बन गया काला ताजमहल, एक मन नहीं भरा। ठीक है, आगे में पापा ने कहा मोरी ऐसा मत करो बेटा, है ना करो ऐसा बेटा, ठीक है चल चल आगे मत झील में। पिताजी ने कहा मोरी एक इच्छा है, हाँ इच्छा बता दो अपनी, ये ना कहती ना काला ताजमहल बनवाना, वो तो भगवान बनवाऊंगा। ठीक है, उसने कहा इच्छा ये है मुझे ऐसे स्थान मुझे कैद करो जहां से मुझे अपनी मुमताज दिखती रहे। औरंगजेब ने कहा मुमताज दिखती रहे, सुन मिलाओ डायरेक्शन की, उनका डायरेक्शन, हाँ ये आगरा की किला की सुन मिलाओ। इन्होंने कहा हाँ यहीं से दिख रहा, यही वाले में डालो। ठीक है, इसको डाल दिया किसमें? आगरा के किला में। और आगरा की किला में इसलिए डाला था क्योंकि ताजमहल भी कहाँ बना था? आगरा में। तो आगरा की किला से सांझ ऐसा देता था मुरी मुमताज मुमताज, हाँ बस ठीक है देते हो। आपके पास बेचारे को गिरफ्तार कर लिया, आपके पास खत्म कहानी। और खत्म कहानी इसको तब निकाला जब ये मर गया। ठीक है, मृत्यु यही पर समझ आ गई। अब दारा सुकुर को बनना था राजा, अब औरंगजेब ऐसा होने देता? पिता को निपटाया राजा बनने के लिए, दारा को भैया पूरा षड्यंत्र किया, दारा को मार भगाया, इसकी मृत्यु कराई। अब कौन बन गया? औरंगजेब राजा। अब आए औरंगजेब अंतिम राजा, आपके पास 1760। ध्यान दे लीजिए, बस अंतिम, बस बढ़िया, आपने बेहतरीन समझा। औरंगजेब अपना 1659 से 1760 अब बने राजा। प्लस 3 का एक राजा बना था ये जबरदस्ती। तो अगला क्वेश्चन आता है, मुगल वंश का वह राजा जो 2 बार गद्दी संभाला, 2 बार राजा बना, यही थी औरंगजेब। एक बना था जबरदस्ती 58 में, और एक अरे भैया जब समाप्त हो गए, जब लीगल राजा बना, इसने कहा अब मुझे फिर से सिंहासन पहनाओ, पूजा पाठ करके सब बिल्कुल अच्छे से। तो दूसरा राजा का बना 1667 में। क्वेश्चन पूछता है 2 बार राज्याभिषेक किस राजा का हुआ था? तो आंसर क्या बोलेंगे? औरंगजेब का हुआ था। अब बस इसने कहा क्या करना, अब जीतना इतना कुछ नहीं था, सब जीते थे, पूर्वज दादा परदादा इतना दे गए थे कि बस इसको संभालना था, इतना दे गए थे। ठीक है, इसने कहा वो सब तो ठीक है, हमारी एक दादी थी, परदादी नूरजहां, बहुत झड़ों का दर्शन चलाती थी। खत्म करो झड़ों का दर्शन, आपके पास झड़ों का दर्शन आपके पास समाप्त किसने किया? औरंगजेब ने। इसने कहा एक और थे, बड़ा हीरो बनते थे, अकबर। कौन सा? तुलादान, जहां गए तुलादान, जहां गए पैसा बचाओ तब तुलादान, सब लग गया ताजमहल में। ठीक है, तुलादान बंद, ठीक है, तुलादान बंद इसने किया, तुलादान भी बंद कर दिया। ठीक, झड़ों का दर्शन भी बंद कर दिया। ठीक, अब झड़ों का दर्शन के बाद आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास इसने कहा एक और चलता है आपके पास, जिसका नाम था आपके पास नौरोज। याद रखेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन आता है नौरोज, जो देखते हैं इमरान हाशमी को, इमरान हाशमी गुलाब में ऐसे बैठ के है, ठीक है, झुक के, आजकल बहुत जयमाला में चलता है, एक पैर पे ऐसे बैठ के लो भैया बल बनने चलाया था। औरंगजेब ने कहा आज से ये नवरसीय कार्यक्रम हमारे राज में न चलेगा, नौरोज क्या बंद। ये नौरोज अगर कोई आपसे पूछे, एक पैर पर झुकना, सजदा करना, ऐसे महाराज जो आप देखते हो सजदा बोलते हैं उसको, आप हनुमान जी के सामने गए, जो लेट गए सीधे, महाराज ध्यान रखना, ये चीज नौरोज। औरंगजेब ने कहा ये बंद, और आज से मेरे देश में एक नया टैक्स चालू होगा, जजिया कर। और जजिया कर में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंडित हो, धर्म हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा। पैसा चाहिए, पैसा, पैसा के अलावा कुछ नहीं। अंग्रेज इससे इतना ठर्राते थे इस औरंगजेब से, पास नहीं आते जिससे। जब तक औरंगजेब रहा अंग्रेजों ने समझो चर्चा नहीं करी, बिल्कुल शांत रहे। अब आगे चलकर औरंगजेब की पत्नी समाप्त हो गई। पत्नी का नाम था दिलरास बानो आपके पास बेगम। अब पत्नी, अब औरंगजेब को लगा मुमताज महल बनवा दूंगा, मेरी पत्नी चली गई जैसे पापा ने बनवाया था शाहजहां ने। औरंगजेब ने कहा इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन ताजमहल तो बनवाएंगे, और ताजमहल बनवाया। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की कॉपी, ताजमहल की भूगोल कॉपी, ताजमहल का कुपोषण का शिकार,
ठीक है, ऐसा आपके पास ताजमहल बनवाया जिसको कहते हैं आपके पास बीबी का मकबरा। याद रखना है ये, इसको बोलते हैं ताजमहल की क्या कॉपी। ठीक है, ताजमहल की, अगला ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, किताब बताती है, ताजमहल की फूहड़ कॉपी। फूहड़ कॉपी मतलब बस तुम कहां बना है तो आप बोलोगे ये बना है हमारा कहां, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां आता है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में आपके पास बना है ये औरंगाबाद में। तुम इसका मोबाइल नहीं है, समय लग जाएगा देखने में, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे ताजमहल ऐसे बना, और ये भी ताजमहल ऐसे बना, ऐसे बना, आपके बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बना वैसी है, बिल्कुल पतला, ऐसे समझना कि ताजमहल का बच्चा जन्म हुआ अभी अभी। ठीक है, ये चीज इसने बनवाया कि नहीं बनवाया, तो याद रखेंगे बीबी का मकबरा ये, आपके पास ताजमहल की फुल कॉपी यही, ताजमहल की आपके पास कॉपी यही। किसके ने बनवाया था, औरंगजेब ने। किसके लिए बनाया था, पत्नी के लिए। पत्नी का नाम बताइए, दिलरास बानो बेगम। आपका मुगल वंश और मध्यकालीन समाप्त। ठीक है, कल